ऑन करो। मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री होते हुए मोल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सबसे पहले देखो बेटा, स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं। सबसे पहला जो हमारा पार्टिकल आने वाला है, एटम। एटम के बारे में क्या जानते हो आप? कोई डेफिनेशन बताएगा एटम की? बोलो। शार्विल, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है। तो रेस्पॉन्स करो ना। एटम के बारे में कोई कुछ जानता है? व्हाट इज एटम? Smallest individual particle which may or may have the independent existence. एटम की बेटा ये डेफिनेशन पहले मानी जाती थी कि इसको हम है ना फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमने इससे भी छोटे पार्टिकल देख रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम की जो न्यू डेफिनेशन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, साथ साथ नोट करते जाना बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which participate in chemical reaction and does not loses its identity. ठीक है, वो छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको हम एटम बोलने वाले हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अभी आप तो इसमें बोलोगे कि बेटा सर इसमें तो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन एटम में। फिर दो हाइड्रोजन एटम इस तरह से एक ऑक्सीजन को अप्रोच करके इस तरह से मॉलिक्यूल बनाएंगे वाटर का। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल स्पीसी है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? एक नोट बना के आपको इसमें लिखना है, atoms have no independent existence. मतलब इसका एक ड्रॉबैक है एटम का कि ये अकेले नहीं रह सकते, एक्सेप्ट मैं लिख रहा हूं नोबल गैसेस। अकेले इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि बेटा इनके है ना आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चाहेगा क्या कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये क्या करेगा, 1 को डोनेट कर देगा। अब ये 1 को डोनेट कर देगा तो 1 को डोनेट करते ही कटायन में चेंज हो गया, अब ये एटम नहीं रहा है, तो कटायन किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ढूंढेगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि एटम जो है अकेले नहीं रह सकते। अकेले कौन रह सकते हैं? एटम अकेले रह सकते हैं, जैसे आर्गन अकेला रह लेगा, है ना, नियोन अकेला रह लेगा, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये जो नोबल गैसेज हैं ये अकेले रह लेगी क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है। क्लियर है ना? सिंपल है, तो समझ आता है। कोई भी एटम रिएक्ट क्यों करता है? अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉन दे, ले या फिर शेयर करे, तीनों तरह के काम वो कर सकते हैं। कौन नहीं करेगा? जिसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे नोबल गैसेस। क्लियर है? यस सर। इरेज कर दूं? ये लिख लिया सभी ने? वीडियो ऑन कर लो बेटा, सब दिख रहे हो मुझे, वीडियो ऑफ कर लेते हो आप बार बार। इरेज कर दूं ये?
Yes. Yes, Yes, sir. मॉलिक्यूल क्या होंगे? मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इट इज द smallest particle of matter which exist independently. जैसे मैं अब इसको दो टाइप से डिवाइड कर रहा हूँ, एक होते हैं एलिमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। दोनों के एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एलिमेंट कौन होंगे? जिनमें एक ही तरह के एटम होंगे, उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। और जिनमें अलग अलग तरह के एटम होंगे, जैसे CO2, H2O, HCl, H2SO4, ये किस कैटेगरी में आने वाले हैं? कंपाउंड्स की कैटेगरी में आने। एक ही तरह के एटम मतलब ये इसमें दोनों जो एटम है ऑक्सीजन के ही है, इसमें जो 8 एटम है वो सारे सल्फर के ही हैं, राइट? कंपाउंड्स किस कैटेगरी में आएंगे? जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम प्रेजेंट है, तो इनको हम कंपाउंड्स की कैटेगरी में लिखेंगे। ये दोनों है तो मॉलिक्यूल ही, ठीक है? मॉलिक्यूल वो जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। लिख लो ये डेफिनेशन भी, इन विच मोर देन वन atoms are present are called molecule. क्लियर है? Yes, sir. Done, sir. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो है ना बेटा, हम रिलेटिव मास भी बोलने वाले हैं, तो दोनों में से कोई भी अगर वर्ड आए, दोनों सेम थिंग है, ठीक है? समझना अब एटॉमिक मास क्या होता है। आज के जमाने में तो हमारे पास है ना काफी अच्छी मशीन्स आ गई है जो हमारे वेट को मेजर कर लेती है ना? हम उस पर खड़े होते हैं और वेट हमें पता लग जाता है। पहले के जमाने में ऐसा कुछ होता था कि पहले तो वो तराजू चलता था, याद है ना? मुगल्स के टाइम से तराजू चलते हुए आ रहे हैं। Yes, sir. तराजू जानते हो ना क्या होते हैं? जो सब्जी वाले जो तराजू में जिसमें सब्जी हमें मेजर वेट करके देते हैं, तो वही चलता था पहले। अब वो उसका आइडिया कैसे आया होगा? तो ग्रीस में एक ऐसे ही नॉर्मल सा व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसको है ना अपने गुड्स बेचने थे। तो उसने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया। क्या लिया? एक लोहे का इस तरह का हेक्सागोनल शेप का टुकड़ा लिया, आयरन का, और उसको उसने मान लिया कि वो 1 kg का है। क्या कर लिया उसने? उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली कि ये इसका मैं नाम दे रहा हूँ 1 किलोग्राम, ठीक है? अब किसी भी चीज को अगर उसका वेट मेजर करना था, किसी भी चीज का, तो वो क्या करता, इसी टाइप के बहुत सारे 1 kg के टुकड़े उसने ले लिए थे, जिसको उसने नाम दे दिया था 1 kg, और उनसे उसको कंपेयर कर देता था। जैसे उसको मान लो कि मेरा वेट कैलकुलेट करना है, तो मैं ये हूँ, मुझे तराजू की एक साइड पे रखेगा और दूसरी टाइप पे वो इन वेट्स को रखते जाएगा। अब जैसे मान लो मेरा वेट है 80 kg, तो ऐसे कितने बॉक्स रखने पड़ेंगे मुझे? 80। इसका क्या मतलब है? जो उसने स्टैंडर्ड यूनिट मानी थी, उससे मेरा वेट कितने टाइम्स ज्यादा है? 80 टाइम्स ज्यादा है ना? मतलब वो किसी भी चीज को अगर मेजर करता था तो उससे कंपेयर करवाता था अपनी उस स्टैंडर्ड यूनिट से। फिर जितने भी टाइम्स उसका ज्यादा
वेट आता था उसी को उसका वेट मान लिया जाता था। जैसे मेरा वेट 80 टाइम्स ज्यादा था उस स्टैंडर्ड यूनिट से, तो मेरा वेट कितना हो गया, 80 केजी। बात समझ आई? बात समझ आई? Yes. उसी तरह से Yes, sir. अब एटम तो काफी छोटी स्पीसीज है, हम किलोग्राम से तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, उस टाइम भी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जिसको बोला गया 1/12। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड यूनिट। उसको वो क्या थी स्टैंडर्ड यूनिट, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ये क्या थी, वो स्टैंडर्ड यूनिट थी। अब किसी भी चीज को इससे जब कंपेयर करके देखा गया, जैसे उनको ये नोट करो पहले, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। वीडियो ऑन रखो बच्चों यार, फील नहीं Yes, आती है क्लासरूम की। मैं वापस से बोल रहा हूँ, उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई। अब किसी भी एटम को अगर उनको मास कैलकुलेट करना होगा तो इस स्टैंडर्ड यूनिट से उसको कंपेयर करेंगे। क्लियर है? समझ आया कैसे एटॉमिक मास का की डिस्कवरी हुई थी? yes, sir. Yes, sir. नोट करो। हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे उनको ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना था, या फिर मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करने के लिए रखा, मतलब उसको कंपेयर किया होगा किससे, 1/12 इंटू C12 एटम, है ना। अब जैसे ही कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि ये 16 टाइम्स हेवियर है किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। इसी तरह से नाइट्रोजन का जब मास कैलकुलेट करना पड़ा उनको, तो क्या आया, वो 14 टाइम्स हेवियर आया किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ठीक है। इसी तरह से सल्फर का करना पड़ा तो वो 32 टाइम्स हेवियर आया है इससे। अब बार बार हमें ये स्टैंडर्ड यूनिट लिखनी पड़ रही थी, तो हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसको, 1 AMU। क्या नाम दे दिया इसको, 1 AMU। आज के मॉडर्न एरा में हम इसको 1 यूनिट भी लिखते हैं। तो 1 AMU और 1 यूनिट की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। बोलो, बात समझ आई? Yes. Yes, sir. है ना। तो अब हम ऑक्सीजन का मास क्या लिखते हैं, 1 ऑक्सीजन का मास, 1 ऑक्सीजन का मास लिखते हैं 16 AMU। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या लिखेंगे हम, 14 AMU। तो जहां पे आपको AMU या फिर U दिख जाए तो आप क्या मानोगे, एक एटम की बात कर रहा है वो। किसकी, एक एटम की। अब अगर मैं बोलूं कि 1 O2 मॉलिक्यूल की बताओ, O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है ना। तो हम क्या कर देंगे, 16 इंटू 2 मतलब 32 AMU। अब यहाँ पर भी AMU है, तो ऐसा मत बोल देना कि ऑक्सीजन के एक एटम की बात है। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की बात हो गई। समझ आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन लिख लो एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास इज अ नंबर विच, इसने यार समझ रहे हो ना, tells that Yes, sir. how many times an atom of an element is heavier than 1/12 into mass of
1C12 एटम। ये C12 क्या है समझते हो? ये C12 कार्बन का आइसोटोप है जिसका मास 12 है, 12 AMU है। ठीक है, कार्बन के भी दो आइसोटोप पाए जाते हैं, C12 एंड C14। तो हमने C12 वाला आइसोटोप को पिक किया। क्लियर? डेफिनेशन भी वही है जो मैंने समझाई है, कोई डिफरेंट नहीं है ना, समझ आ गया ना? सर। ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री चल रहा है बेटा, ध्यान रखना है ना, ये एग्जाम में आने वाला है, अच्छे से समझना। Done. हो गया? अब देखो क्या हुआ फिर, एक मशीन डेवलप की गई जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोला जाता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसका क्या काम है? इसका काम है छोटे छोटे एटम्स का मास कैलकुलेट कर लेना। तो जैसे ही ये बन गई थी तो इसने सबसे पहले कौन का मास कैलकुलेट किया होगा? जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, मास ऑफ 1C12 एटम इसने कैलकुलेट कर लिया। किसमें? इन ग्राम्स में। ग्राम में इसको कैलकुलेट करके बता दिया। जब ये कैलकुलेट करके बताया तो वो जो मास आ रहा था वो आ रहा था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको 1 AMU के इक्वेशन में रखेंगे, 1 AMU किसके इक्वल था? 1 AMU इक्वल था 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। तो मास ऑफ 1C12 एटम तो ये है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम अपॉन 12। तो 1 AMU को हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं, वो वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या तो डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखो, मैं बोल रहा हूँ, या तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू याद रखो, या फिर सिंपली आप याद कर सकते हो 1/Na। 1/Na क्या है? ये Na अभी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। याद है एवोगैड्रो नंबर? बोलो। Yes. यस सर। एवोगैड्रोस नंबर 1/Na इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, और इक्वल होगा 1 AMU के। क्लियर है? यहां तक सब समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, मुझे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बताओ इन ग्राम्स। तो कैसे बताओगे? हमें एक ऑक्सीजन का एटम का मास पता है 16 AMU। AMU की जगह हम क्या रख देंगे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आ जाएगा हमारा एक ऑक्सीजन का मास ग्राम्स में। किसी का भी कर सकते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2 का क्या रखेंगे? O2 का हमें पता था 32 AMU है। तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर ये वैल्यू याद नहीं होती है तो Na की वैल्यू तो आपको हमेशा याद ही रहने वाली, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है Na, तो है ना। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये इक्वल होगा 16 अपॉन Na क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये दोनों इक्वल ही आने वाले। ठीक है, चाहे ये वाली वैल्यू याद रखो या फिर अभी मैं Na की वापस से वैल्यू लिखवाऊंगा अच्छे से, तो वो वाली वैल्यू याद रखना, वो तो करनी ही होगी, और कोई चारा नहीं है। ठीक है ना, तो या तो वो रखो या फिर ये वाली रखो। तो मैं तो बोलूंगा Na की वैल्यू तो याद रहनी है। कर दो इरेज। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? अब देखो मोल्स को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, मोल पे हम वापिस से थोड़ी देर से आते हैं। ठीक है,
मोल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सब्जी लेने जाते हैं 1 डजन मैंगो दे दो, ऐसा ही बोलते हैं हम। ऐसा तो नहीं बोलेंगे 12 मैंगो दे दो, सामने वाला भी बोलेगा कि यार इसको थोड़ा सा भी नहीं मैनर से, क्या 1 डजन ही बोल दो। तो 1 डजन का मतलब क्या, सामने वाला आपको 12 मैंगो देने वाला है, मतलब हमने एक लार्ज क्वांटिटी को एक स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं बोलूंगा 5 डजन दे दो, तो सामने वाला आपको बिना सोचे समझे कितने मैंगो दे देगा, 60 मैंगो दे देगा। ठीक है, उसी तरह से एटम एक बहुत छोटी स्पीसी है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 करोड़ एटम से इसमें, हम डायरेक्ट उस बड़े लार्ज अमाउंट को ऐसा कर देंगे कि छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसी छोटी यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, 1 मोल बोल रहे हैं। 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्या मतलब होता है 1 मोल का, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यही वैल्यू होती है Na की। ये क्या है, वैल्यू ऑफ Na। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मेरे को बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे ही आपको समझ आए, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, ये बात कर रहा है O2 की, और पूछ रहा है एटम कितने होंगे इसमें। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे ना, होंगे कि नहीं, Na तो मॉलिक्यूल होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एटम कितने होंगे, 2 इंटू Na एटम होंगे। ये बात समझे, यूं समझो कि मुझे ना 200 ग्राम का एक बनाना मिलता है, 200 ग्राम का 1 बनाना, तो है ना मुझे 1 केजी में कितने बनाना आएंगे, 5 बनाना। लेकिन अगर किसी और शॉप पे थोड़े छोटे वाले बनाना है जो 100 ग्राम का ही है, तो कितने आएंगे, 10 बनाना आ जाएंगे ना, वही है यहाँ पे। अगर वो O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, तो उसमें मॉलिक्यूल है Na मॉलिक्यूल, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, समझे। एक बकेट में 10 बनाना थे, तो 5 बकेट में कितने होंगे, 5 इंटू 10। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम थे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 इंटू दिस। क्लियर है, इजी है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. मोल्स का थोड़ा सा, हम वापिस से मोल्स पे आएंगे, मोल्स का थोड़ा सा अभी यहाँ पर काम आने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया। ठीक है, कहाँ काम आने वाला है, नेक्स्ट तरह के मास में, जिसको बोलते हैं मोलर मास। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान देना, इसमें काफी अच्छी चीज है। इसका सिंपली मीनिंग है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। क्लियर, क्या मीनिंग है इसका, मोलर मास का, कि हम 1 मोल, कोई भी चाहे एटम ले लो या मॉलिक्यूल ले लो, 1 मोल होना चाहिए, उसके मास को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। क्लियर, Yes, sir. नोट किया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखना बच्चों, अब जैसे मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मुझे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है, तो मुझे अभी तक क्या याद है, मुझे तो एटॉमिक मास याद है, कितना होता है उसका, 16 AMU। मतलब एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास याद है मुझे, तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं Na से, तो ये क्या मोलर मास आ जाएगा क्या। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 100 ग्राम एक बनाना का मास है, तो एक डजन का मास कितना हो जाएगा,
100 ग्राम इंटू 12। बोलो, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? मतलब मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया हमने? मास ऑफ वन एटम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू एन है। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू एन। अब मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना है? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है 16 AMU इनटू एन है, यही है ना? AMU को क्या मैं 1/Na ग्राम लिख सकता हूँ क्या? बोलो, यहाँ पे देखा था ना हमने 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU इक्वल होता है, कहाँ लिखा था? Yes, sir. यहाँ पे लिखा था 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। क्लियर? तो मैंने वही लिखा है, AMU को मैंने क्या लिख दिया? 1/Na ग्राम, और यहाँ पर Na मल्टीप्लाई कर दिया। Na से Na कट हो जाएगा ना, क्या वैल्यू आएगी? 16 ग्राम वैल्यू आएगी। क्लियर? इसी तरह से अगर मुझे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना हो तो क्या करेंगे? उसको कर देंगे 14 AMU इंटू Na। AMU को मैं लिख दूंगा 1/Na ग्राम इंटू Na। Na से Na कट, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? 14 ग्राम लिख सकता हूँ। समझ आया? Yes, sir. अब मैं अब ये नोट करने के लिए बाद में देता हूँ। अब ये बात समझना, ऑक्सीजन का अगर मैं मास लिख रहा हूँ 16 AMU, तो ये क्या है? ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसका मास 16 ग्राम लिख दूं तो ये क्या है? ये मोलर मास है इसका। और मोलर मास क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ Na एटम्स। मतलब कितने एटम्स? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। इसको तो पढ़ना भी मुश्किल है हमारे लिए। 10⁻23 को मैथमेटिक्स में क्या बोलते होंगे पता नहीं, है ना? हम तो बिलियंस ट्रिलियंस तक जा पाए बस। क्लियर? Yes, sir. है ना? दोनों में डिफरेंस समझे हो? अगर यूनिट का डिफरेंस है ओनली, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है। AMU बता रहा है हमें एक के बारे में, ग्राम बता रहा है हमें 1 मोल के बारे में, मतलब इतने सारे एटम्स के बारे में। समझे? सभी Yes, समझे? sir. आदर्श, प्रीतेश, अदिति, श्रृंजल, कुंजल, हार्दिक, हर्ष, भाविका, निर्जला। एक ही बच्चा समझा मतलब? Yes, sir. Yes, दो, sir. Yes, sir. 3, 4, 4, Yes, sir. 5, 6। चलो कोई ना, बढ़िया है ना? ये नोट करो जल्दी, फिर आगे देखते हैं। Done, sir. ये तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट Yes. टाइप का मास है मॉलिक्यूलर मास। Sir, ये ये लो, Done, sir. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। बच्चों समझ आए तो ही यस बोलना, नहीं आए तो सिंपली बोल देना नहीं आया सर, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है मोल्स में, है ना? जो बच्चा स्टार्टिंग के इस वाले चैप्टर में कंफ्यूज हो जाएगा उसको प्रॉब्लम आएगी। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है? वन मॉलिक्यूल का मास सिंपल है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उनके मासेस का सम कर दो, सम ऑफ एटॉमिक masses of
all the elements present in a molecule. जैसे हमें H2O का मास, H2O का मोलिकुलर मास, इसका क्या एटॉमिक मास बोलेंगे क्या हम? H2O खुद एक मोलिक्यूल है तो उसको क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मास। कैसे निकालेंगे? इसमें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, तो 2 into 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो ये क्या आ जाएगा? 18 AMU आ जाएगा। अब ध्यान रखना मैंने यहाँ पर AMU लिखा है, मतलब ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर मैं 18 ग्राम लिखता तो ये क्या हो जाता? उसका मोलर मास। मोलर मास समझते हो ना क्या? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाता। ये किसका मास है? 1 मोल, 1 एटम का मास, AMU। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. नोट करो। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटम्स के मास याद करने पड़ेंगे। आई थिंक आपने याद कर रखे होंगे, नहीं भी कर रखे हो तो मैं कुछ के इंपॉर्टेंट मास आपको लिखवा देता हूँ जो आप याद कर लेना। कर दो रेस? Yes, sir. नहीं सर। Yes, sir. करो बेटा, जल्दी करो, 10 मिनट रह गए हैं बस। कर दो अब। Yes sir. Yes sir. कुछ के मास याद कर लेना, 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक के तो सबके करने ही है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 9 होता है, लिथियम का नहीं 7 होता है ना लिथियम का, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया। बेरिलियम का 9 होता है, बोरॉन का 10 होता है, कार्बन का 12, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, नियोन के बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सोडियम का होगा 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5। ये बेटा याद रखना, ये एटॉमिक मास नहीं है, इसका एवरेज एटॉमिक मास है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। आर्गन होता है 40, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। पोटेशियम होता है 39, कैल्शियम होता है 40। इनके अलावा और कुछ है, जैसे क्रोमियम का आपको याद रखना है 52 होगा, मैग्नीज का 55, आयरन का 56, नोट कर लो, कोबाल्ट का 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, सिल्वर का 108। और नेक्स्ट क्लास में जब आ रहे हो ना तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आना। कुछ मॉलिक्यूल में दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, H3PO4, H2SO4, CaCO3, K4, FeCN6 और NH2CONH2। इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल दे रहा हूँ जिनको आपके मासेस को याद ही रखना है। C6H12O6, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरिया, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके आना, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो जाएगा? Yes, sir. Yes sir. ये 1 to 20 तक तो याद करनी है। उनके अलावा ये भी याद कर लेना, क्योंकि काफी टाइम ऐसा हो गया है कि वो पेपर्स में एटॉमिक मास लिख के नहीं देते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तो कभी नहीं लिखेंगे, आयरन का कभी नहीं लिखेंगे, 1 to 20 एलिमेंट के कभी नहीं लिखेंगे। तो बच्चों को इजी क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ जाता है, बिकॉज उनको एटॉमिक मास ही याद नहीं रहेगा।
ठीक है, तो याद करना है इनको। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आईटीसी कंप्लीट हो जाएगा और हम मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? सर वो चलो। K4FE सर K4FeCN6A ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बेटा, इसके बारे में इसका नोमेनक्लेचर वगैरह हम सब 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके सर बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. थैंक यू सर बाय Bye, सर sir. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर